संविधान? एशिया का सबसे पुराना। दुनिया का सबसे पुराना तो हो गया अमेरिका का। एशिया का सबसे पुराना है आपका जापान का, 1889 का है। इसको बोलते हैं जापान के संविधान को। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया, जब आप कीजिए देखेंगे, जापान के संविधान को क्या कहा जाता है? मीजी संविधान। मीजी 2019 में मीजी संविधान उसको कहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किनको कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आप सब जानते होंगे, कॉमन सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? बेटा क्वेश्चन करके जाने हैं, जो आज क्वेश्चन आज सिखाया है वो करने जाना होगा ओपन माइंड से, तभी छुट्टी करेंगे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। क्यों कहते हैं इनको जनक? आप जानते होंगे इस बात को, कि सबने, संविधान लिखने वाले तो भैया बहुत सारे मेंबर्स थे, लेकिन उसमें जो फेरबदल हुए, जो 2000 डिबेट्स हुई, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने फाइनल मसौदा, जिसने प्रारूप को तैयार किया, उस समिति के प्रमुख कौन थे? वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, उस समय का बोलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का है। आप समझ गए किस लिए, किस किस वजह से? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी की वजह से। 1951 में क्या हुआ था आपका? हमारे देश में चुनाव हुए थे, यस और नो, जानते हो उस बात को? आप कहेंगे जी भैया। तो हमारे देश में जब चुनाव हुए, तो उस समय चुनाव हुए तो नेहरू जी एक बिल लेके आए थे, हिंदू कोड बिल, वो 1951 में आने वाला था। आज हमारे देश में आप जानते हैं ना, हिंदू में महिलाओं के पास कितने अधिकार है? क्या आपकी एक पत्नी है जिनसे आपने शादी की है, आप दूसरी शादी कर सकते हो या नहीं? आप कहोगे हाँ भैया, दूसरी शादी कर सकते, लेकिन पहली पत्नी की सहमति चाहिए, उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकते। हिंदू कोड बिल। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी नेहरू जी से लड़ गए इस बात पर कि भाई ऐसी जो चीजें ये सिर्फ हिंदुओं पर ही अप्लाई क्यों होंगी, ये नियम मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? अब उन्होंने फिर नेहरू जी के कैबिनेट में, वो आपका कानून मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया उस कानून मंत्री के पद से, इसी हिंदू कोड बिल की वजह से। और जब इस्तीफा दे दिया तो नेहरू जी को पता था कि भाई इसका जो प्रभाव है वो चुनाव पर पड़ सकता है, इसलिए नेहरू जी उसे 1951 में ना ला करके 1955 में लेके आए हिंदू कोड बिल को, 1955 में। ठीक है, और लेकिन एक बात कही जाती है कि भारत के संविधान को जिसने बनाया, उनको व्यक्ति कुछ दिन के बाद ही भूल गए। देश में आम चुनाव हुए 1951-52 में। कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर? जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन पर आंसर करें। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 35 सीटों पर चुनाव लड़े, दो सीटों पर, दो सीटों पर जीत पाए। मतलब लोगों ने 1.5 साल बाद ही भुला दिया संविधान लागू होने के। और आप ये समझिए, खुद अपनी बॉम्बे की सीट हार गए, कांग्रेस के काजोलकर ने उनको हरा दिया, 1,38,000 वोट मिले काजोलकर को, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को वोट मिलते 1,23,000। तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के लिए कुछ बेहतर करते हैं, और ये जरूरी नहीं है जनता अच्छे उम्मीदवारों को ही हमेशा जिताएगी। हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, हमारे यहाँ सीट पड़ती है आपका गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का चुनाव। वो एक यूनिवर्सिटी के प्रमुख थे, पीएचडी व्यक्ति थे, और मतलब विशेषज्ञ व्यक्ति थे, अरविंद नाम था उनका, बड़े शानदार। लोगों ने चुनाव हरा दिया उन्हें, चुनाव। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, जो संविधान को लिखा वो किसने लिखा? लिखा किसने? इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, नारायण रायजादा ने लिखा। किस भाषा में लिखा था इन्होंने? इंग्लिश में। हिंदी में किसने लिखा फिर इसको? अच्छा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की भी किस्सा है,
और नेहरू जी ने इनसे बात की तो नेहरू जी ने बोला कि भाई आप क्या चार्जेस लेंगे, तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। आपको पता होना चाहिए, संविधान का आप किसी भी पेज को देखोगे, संविधान के किसी भी पेज को आप देखोगे तो यहाँ इंग्लिश में लिखा मिलेगा आपको प्रेम, प्रेम। तो वो प्रेम नाम किनका, इन्हीं का ही है। इन्होंने बोला मैं हर पेज पर अपना नाम प्रेम लिखूंगा और कोई पैसा नहीं लूंगा। 432 नींव इनकी खर्च हुई और उन्होंने संविधान लिख दिया। और अंतिम पेज पर बड़ी कमाल बात है, गुरु को नहीं भूलना चाहिए कभी भी, ये इनसे सीखो आप। अंतिम पेज पर इन्होंने अपने गुरु राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखा, राम प्रसाद सक्सेना। ये कौन थे इनके, बताएंगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के ये गुरु थे, टीचर थे इनके। संविधान को हिंदी में किसने लिखा है, फटाफट से बोले। तो हिंदी में लिखा है भैया आपका किसने, हिंदी में बात करें, बसंत कृष्ण वैद ने। इसके आगे की बात कल करेंगे, कल मैं आपको बताऊंगा। हाँ वो क्वेश्चन करके जाओ एक बार। इसके आगे मैं बताऊंगा बसंत कृष्ण वैद किनके शिष्य थे। गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे वो जो भारत में कला के जनक कहे जाते हैं, नवीन जागृति के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कौन सी पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत एग्जाम्स में पूछी गई हैं, DSSB, TGT, UP TGT, ठीक है। आपका CPO ने पूछा 2019 में। बताओ भाई, फटाफट से बताएंगे। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? मॉरिस जोन्स ने, आइवर जेनिंग्स ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, या ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था? किसने कहा था? फटाफट आंसर, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। बहुत सही, बहुत शानदार। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? किसकी बात करें? भारतीय संघवाद। जब भारत संघवाद जो कनाडा मॉडल पर आधारित है, क्या भारत के संघवाद में द्वैध शासन प्रणाली है? यही तो हमको संघवाद की तरफ झुकाव कराता है हमारा। हाँ जी, द्वैध, यानी कि केंद्र स्तर पर भी गवर्नमेंट है आपका और स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है जी भैया, यहां पर ही केंद्र और राज्यों के विषय बांटे गए हैं। यह भी संघात्मक की पहचान मैंने आपको बताई आज। देखो मैंने डी पे टिक कर दिया ना, यहाँ तो डी लिखने लग गए हैं कुछ, तो भैया मेरे ऊपर से गया। समझो तो सही मैं क्या बोल रहा हूं। उसने पूछा है नहीं है नहीं पूछा उसने, नहीं है पूछा है। मैं कह रहा हूं ये तो पहचान है द्वैध सरकार संघवाद की। संघवाद में क्या बताया था मैंने? संघवाद वो होता है जिसमें शक्तियों का बंटवारा हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये पहचान है, ये पहचान है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं, एकदम से ठीक है। और संघबद्ध होने वाली इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई, संघ बनाने के लिए सहमत नहीं होती। पारस्परिक सहमति जो होती है वो किसमें होती है? पारस्परिक सहमति जो होती है ना, वो होती है फेडरल में। जो अमेरिका में 50 स्टेट हुए थे, भारत में 50 स्टेट, क्या भारत में के जो स्टेट है क्या वो सहमत हुए थे? नहीं। भारतीय संघवाद के बारे में ये बात एकदम ठीक नहीं है कि यहाँ की इकाइयां संघ बनाने के लिए सहमत हुई। वो अमेरिका का उदाहरण है, अमेरिका का। तीसरा, केसी वेयर के अनुसार भारतीय संघवाद, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघवाद को क्या बताया था जरा समझे। हमने बात की थी आपका, कह रहे ए फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी प्रिंसिपल्स, सहायक एकात्मक सिद्धांत वाला एक संघीय राज्य होगा। क्या भारत एक संघीय राज्य है यूनिटरी प्रिंसिपल्स के साथ में? या भारत एक आपका केंद्रीकृत सरकार है यूनिटरी प्रिंसिपल्स के साथ में, भारत में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है? या फिर एक केंद्रीकृत सरकार जिसका कोई संघीय सिद्धांत नहीं है? या फिर संघीय सिद्धांत के साथ में, मैंने आपको बताया था हमारे यहां पर साथी यूनिटरी होने के भी सिम्टम्स हैं, हमारे यहाँ फेडरल होने के भी सिम्टम्स हैं, है या नहीं है? लेकिन फिर भी दोनों में कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे ज्यादा झुकाव जो है वो फेडरल होने की तरफ है, यानी कि संघीय सिद्धांत के साथ में एकात्मक राज्य होगा। आपातकाल के दौरान हमारा एकात्मक राज्य भी हो जाता है। ज्यादातर दोस्तों का ऑप्शन डी और एकदम से ठीक, वेरी गुड।
संघवाद का अर्थ क्या होता है? आज हमने संघवाद को समझा। अगर आप आंसर दे पाएंगे तो मजा आ जाएगा। बड़े ध्यान से देना, सभी विकल्पों पर नजर रखें। न्यायपालिका देश की सर्वोच्च सत्ता है, क्या ये संघवाद कहता है? कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, या फिर देश चलाने के लिए जो राज्यों का संघ, या फिर देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व? संघवाद क्या बताया था मैंने आपको? बोले, मैंने बोला एकात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, आज ही हमने बात करी, जिसमें क्या होगा, सत्ता का केंद्रीकरण होगा, सिर्फ एक सरकार डिसीजन लेगी, एक सरकार। लेकिन संघात्मक का अर्थ क्या होगा? फेडरल होने का क्या मतलब होगा? फेडरल होने का मतलब होगा सरकार द्वैध स्तर पर होगी, यानी केंद्र स्तर पर भी और आपका राज्य स्तर पर भी। तो संघवाद में यही हमने समझा था कि केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, यानी देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व, यही क्या होता है? संघवाद। भारत इसका एक उदाहरण है। बहुत बढ़िया, ये हम कर चुके थे आपका। भारतीय संविधान में सरकार का अर्धसंघीय रूप कहां से लिया गया है? जो हमारी संघीय व्यवस्था है, जिसको हम अर्धसंघीय व्यवस्था भारत के रूप में एकदम से बोलते हैं, तो क्या आयरलैंड से है? एसएससी जेई में पूछा गया प्रश्न है। या यूएसए से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया, या कैनेडियन? जो हमारी संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ओके, कनाडा से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? एसएससी सीएचएसएल 26 अक्टूबर 2020। हमेशा हम देखते रहेंगे, जिन भी एग्जाम्स पे हमको फोकस करना है, ऐसा कोई ऐसी बाध्यता बनाने की जरूरत तो नहीं है ना कि जी इसी एग्जाम के क्वेश्चन हमारे लिए लेके आओ, है ना? टॉपिक से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में पूछा गया है तो मैं ला सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। बोले नहीं भैया उसी एग्जाम के लेके आना हमको, तो जिसका एग्जाम मैं देने वाला हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, सारे लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय संघीय प्रणाली, विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास है। जी हाँ, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद ज्यादा होते हैं, हालांकि मैंने आपको बताया था संघीय सरकार में, लेकिन उनके विवाद के निपटारे कौन करेगा? कोर्ट करेगा। यूनिटरी गवर्नमेंट है क्या भारतीय संघीय प्रणाली में? नहीं भैया। यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल कौन से देश बताए थे? लिखित संविधान है भारत का, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, यही संघीय व्यवस्था की पहचान है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। टिपिकल सा टॉपिक था, लेकिन अगर 60-70% भी समझ में आए तो बड़ी बात है। जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उनको ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना समझने लायक हो। ओके, जरूर बताना आपका स्कोर क्या रहा आज के इन 7 प्रश्नों में, इन टॉपिक्स पर आपकी क्या पकड़ बन पाई। और कल फिर हम चलेंगे आपका वही जर्नल चीज़ों की तरफ, आगे टॉपिक आपको शेड्यूल मिल ही जाएगा। ओके, तो थैंक यू, नमस्ते।